नमस्कार। पिछली बार हमने अनुच्छेद 88 पर बात की थी, है ना? वो मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के संसद में अधिकारों के बारे में था। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज अब अपनी पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अनुच्छेद 89 पर आते हैं। जी, अनुच्छेद 89 ये सीधे सीधे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से जुड़ा है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पद क्या हैं, कैसे भरे जाते हैं और राज्यसभा के कामकाज में इनकी भूमिका क्या है। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अनुच्छेद 89 जो है वो राज्यसभा के नेतृत्व की एक तरह से नींव रखता है। अच्छा। इसका जो खंड 1 है वो साफ कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब जो भी उस पद पर होंगे, वो अपने आप यानी पदेन राज्यसभा के सभापति होंगे। पदेन यानी एक्स ऑफिशियो। हाँ मतलब उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन गए, अलग से कोई चुनाव नहीं। जी बिल्कुल, कोई अलग चुनाव नहीं। और फिर आता है खंड 2। हाँ। वो ये कहता है कि राज्यसभा मतलब सदन खुद अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन चुनेगी। अच्छा, तो सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गए पद के आधार पर, लेकिन उपसभापति का चुनाव होगा और वो भी सदस्यों के बीच से ही। सही। तो ये एक दिलचस्प बात है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं कि उपराष्ट्रपति जो कि टेक्निकली कार्यपालिका का हिस्सा है, उन्हें विधायिका के उच्च सदन का प्रमुख बनाया गया है। ये एक तरह का संवैधानिक पुल है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। क्या इससे वो जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उस पर कोई असर पड़ता है? देखिए, ये सवाल उठता है। संविधान बनाने वालों ने शायद इसे समन्वय और अनुभव के लाभ के लिए देखा होगा। उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, तो वो सदन को एक गरिमा और निष्पक्षता देते हैं। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच की रेखा को थोड़ा धुंधला करता है, पर व्यवहारिक रूप से ये संतुलन बनाने की कोशिश है। अच्छा। और तीसरा पॉइंट जो है खंड 3 में, वो ये कि अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति उनके काम करेंगे। अच्छा, तो ये निरंतरता के लिए है, मतलब अगर उपसभापति जो सभापति हैं किसी वजह से मौजूद नहीं है, सदन में नहीं आ पाए, हाँ, तो सदन का काम रुकेगा नहीं। बिल्कुल। वो जो राज्यसभा ने अपना उपसभापति चुना है वो कामकाज संभाल लेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ कामकाज की निरंतरता की बात नहीं है। अच्छा। ये सदन के अपने आंतरिक लोकतंत्र को भी दिखाता है। हाँ, कि सदस्य अपने में से ही चुन रहे हैं। जी, सदस्य खुद अपने बीच से किसी को इतने महत्वपूर्ण पद के लिए चुन रहे हैं, तो एक तरह से वो सदन के प्रति ज्यादा जवाबदेह भी हुए। सही बात है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि लीडरशिप हमेशा सदन के भीतर से भी मौजूद रहे। अगर हम इसके पीछे की सोच देखें, संविधान सभा, डॉक्टर अंबेडकर, वो क्या चाहते थे? स्रोत बताते हैं कि एक स्पष्ट और निष्पक्ष नेतृत्व चाहिए था। जी। तो क्या ये सिर्फ ब्रिटिश मॉडल की नकल थी, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता है, या इसमें कुछ भारतीयता भी थी? देखिए, प्रेरणा तो जरूर ली गई थी ब्रिटिश मॉडल से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे पूरी तरह भारतीय गणतंत्र के हिसाब से ढाला गया। अच्छा, कैसे? जैसे भारत में उपराष्ट्रपति का पद एक चुनावा पद है। ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर या लॉर्ड स्पीकर की भूमिका का इतिहास अलग रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं का मकसद सिर्फ नकल करना नहीं था। वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जो भारत की अपनी संघीय और संसदीय प्रणाली के लिए सही हो, जिसमें उच्च सदन यानी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो ये पदेन सभापति और चुने हुए उपसभापति का कॉम्बिनेशन, ये एक सोचा समझा कदम था। हाँ, बिल्कुल एक सोचा समझा कदम था। और आज भी ये व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही है, प्रासंगिक है। जैसे अभी हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, वो पदेन सभापति के तौर पर काम कर रहे हैं और पति के रूप में। जब सभापति नहीं होते तो वो जिम्मेदारी निभाते हैं। हाँ। और ये सिर्फ कोई प्रक्रिया की बात नहीं है, ये संवैधानिक स्थिरता का एक अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस व्यवस्था को और राज्यसभा के सही संचालन में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। खासकर सदन में व्यवस्था बनाए रखने और बहस का स्तर बनाए रखने के लिए। जी बिल्कुल। इसको एक उदाहरण से सोचें। मान लीजिए कोई बहुत जरूरी बिल है, राज्यसभा में देर रात तक बहस चल रही है, वोटिंग होनी है। हाँ। और सभापति यानी उपराष्ट्रपति को किसी और जरूरी काम से जाना पड़ जाए, तो काम रुकेगा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। उपसभापति तुरंत कुर्सी संभाल लेंगे। बिल्कुल, बहस जारी रहेगी, वोटिंग होगी, सब प्रक्रिया पूरी होगी। यही तो अनुच्छेद 89 की खूबी है। सही। ये सुनिश्चित करता है कि सदन अपना विधायी काम बिना किसी लीडरशिप वैक्यूम के प्रभावी ढंग से कर सके। सदन की जो प्रक्रियात्मक अखंडता है वो बनी रहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा के संचालन के लिए एक बहुत साफ और कारगर ढांचा देता है। हाँ,
ये पदेन सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति की भूमिका और सदन द्वारा चुने गए उपसभापति की भूमिका दोनों को तय करके निरंतरता भी देता है और सदन की स्वायत्तता भी। बिल्कुल सही कहा, पर यहाँ एक सवाल और उठता है, मन में आता है। हाँ, क्या? हमने ये तो समझ लिया कि ये पद भरे कैसे जाते हैं, सामान्य कामकाज कैसे होता है जी। लेकिन अगर ये पद खाली हो जाएं तब क्या? अच्छा, हाँ, मतलब अगर कोई इस्तीफा दे दे या उन्हें हटाने की स्थिति आ जाए, जी, उसकी क्या प्रक्रिया है? ये पद रिक्त कैसे होते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि पद का होना जितना जरूरी है उतना ही ये जानना भी कि अगर पद खाली होता है तो संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है। लगता है ये हमें सीधे अनुच्छेद 90 की तरफ ले जा रहा है। हाँ, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये अगला तार्किक कदम लगता है। बिल्कुल। इन ऊंचे पदों की स्थिरता और उनके खत्म होने या खाली होने से जुड़े नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चले आज के इस गहरी पड़ताल को यही रोकते हैं। हमने अनुच्छेद 89 को समझा, राज्यसभा के नेतृत्व की व्यवस्था और उसके महत्व को विस्तार से जाना। जी। अगली बार अनुच्छेद 90 पर बात करेंगे।